नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में MCX के बारे में, यानी कि मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज के बारे में। देखो इसके रिजल्ट आ चुके हैं लेटेस्ट वाले, उसके बारे में बात करेंगे, प्लस और भी बहुत कुछ बात करनी है मुझे इस कंपनी के बारे में। और उसके बाद हम लोग चार्ट को भी एनालाइज करेंगे इस वीडियो में कि इसमें जो इतनी भारी गिरावट आई है इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। और देखो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, ताकि थोड़ी सी मुझे और मोटिवेशन मिल जाती है, राइट। तो देखो यार, इसमें ना आज की बात करो तो इसमें लगभग 4% की गिरावट है और पिछले 5 दिनों में देखें तो लगभग 10% तक की गिरावट है। बट पिछले एक महीने में स्टॉक यहाँ पे अभी भी 8.45% ऊपर है और पिछले 6 महीने में देखें तो लगभग 21% की रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है कंपनी। ठीक है, देखो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे MCX के बारे में, कंपनी करती क्या है। देखो नाम से पता चलता है यहाँ पे मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है मेटल एंड एनर्जी ट्रेड विद द ट्रस्ट। ठीक है, तो ये एक एक्सचेंज है। इट इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। और ये कंपनी जो करंटली बेस्ड है मुंबई है और इंडिया की ये लार्जेस्ट कम्युनिटी डाइवर्सिफाइड एक्सचेंज है। जी हाँ, अब देखो यहाँ पे कम्युनिटी हो गई, यहाँ पे ये ट्रेड करता है। जिस तरह से आप बोल सकते हो कॉपर हो गई व फिर मेटल हो गई, इसमें कुछ ट्रेड्स करते हैं तो वो इसके थ्रू भी ट्रेड्स होती है, मतलब इसके थ्रू ट्रेड्स होती है MCX के थ्रू, राइट। अब देखो चलते हैं इसके रिजल्ट के पीछे। बट तो हमने शॉर्ट में एक आर्टिकल में ओपन किया यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि MCX Q2 प्रॉफिट डाउन 44% एट रिस्क 33 करोड़। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ द इंडिया ऑफ MCX ऑन सैटरडे, यानी कि आज रिपोर्ट 44% डिक्लाइन इन द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट रिस्क 32.66 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2021 को इनका आया है। ठीक है, तो अपन थोड़ा क्लियर में समझते हैं, शॉर्ट में इनका ईयरली और क्वार्टरली को एनालाइज करते हैं। तो देखो मैंने शॉर्ट में बना के रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 44% डाउन है ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे 18% तक यहाँ पे डाउन है। और रेवेन्यू की बात करूँ, देखो रेवेन्यू यहाँ पे 30% तक डाउन है ईयरली बेसिस पे एंड 5% डाउन है क्वार्टरली बेसिस पे। और एबिटा की बात करें तो एबिटा 49% डाउन है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे और यहाँ पे 8% डाउन है क्वार्टरली बेसिस पे। तो भाई साहब रिजल्ट कुछ खास नहीं है, रिजल्ट बहुत ही यहाँ पे डिसअपॉइंट रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, पहले ना इसके पीछे एक न्यूज़ की मैं बात करूँगा। देखो इसमें जो डिक्लाइन आई है, ठीक है, आप नोटिस करो यहाँ पे जो डिक्लाइन आई है, यहाँ पे ईयरली भी यहाँ पे डाउन दिख रहा है और हमें यहाँ पे क्वार्टरली भी यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, सब यहाँ पे डिक्लाइन बनती हुई दिख रही है। बट देखो यहाँ पे चार्ट पे ना मैं बता दूँ चार्ट पे कुछ दिनों में क्या हुआ है। तो देखो यार इसकी लिस्टिंग यहाँ पे लिख रही है लगभग मार्च 2012 के आसपास 1408 में लिस्टिंग हुई थी। फिर स्टॉक नीचे गिर के लगभग 838 रुपये का लो बनाता है। फिर ये हाई बनाता है नवंबर 2012 के आसपास 1617 रुपये का, इस लेवल का हाई बनाता है। ठीक है, बट फिर से इसमें गिरावट आती है, गिर के तो स्टॉक फिर से लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कोशिश करता है लगभग 1400-1500 के आसपास। बट फिर इसमें डिक्लाइन आती है 700 के आसपास। फिर ये ब्रेक करता है यहाँ पे लगभग 2016 में 1400 का लेवल। बट देखो फिर इसमें डिक्लाइन आता है, यानी कि जो 1400 का लेवल था वो इसके लिए अगर देखा जाए तो लगभग 2013 से ही एक रेजिस्टेंस साबित हो रहा था। अब देखो गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लगभग फरवरी 2019 में यहाँ पे लो बनाता है लगभग 643 रुपये का। बट देखो फिर ये ट्राई मारता है यहाँ पे लगभग जनवरी 2020 में। बट देखो फिर से गिरावट आती है, कोविड के टाइम पे ये लो बनाया था लगभग 815 रुपये का। बट वहाँ से इसमें ब्रेकआउट आती है और देखो वहाँ से 815 का लो बनाने के बाद स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है लगभग अक्टूबर 2020 में 1875 रुपये का। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस था लगभग 2013 से वो तो यहाँ पे अच्छे से ब्रेक हो ही गया, प्लस स्टॉक अब हमें वहाँ पे ऊपर में सस्टेन होती हुई भी यहाँ पे दिख रही है, यानी कि 1400 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक हमें बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रही है। बट देखो इसके पीछे ना और एक प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा इतना। देखो इसमें ब्रेकआउट आने के बाद अब इसमें देखो क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे। तो देखो इतना ब्रेकआउट आने के बाद ना स्टॉक आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज में चला गया। ये देखो स्टॉक ना एक कंसोलिडेशन के रेंज में आ गया और इस रेंज में देखो ये लगभग इस लेवल पे था अराउंड, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से देखिए। अगर मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे जाके अगर मैं चेक करता हूँ इसका कंसोलिडेशन का जोन था, मैं उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ। ये देखो तो ये लगभग यहाँ पे जुलाई 2020 से लेके, ठीक है, और यहाँ पे सितंबर 2021 तक लगभग 1 साल तक आप नोटिस करो तो स्टॉक यहाँ पे एक ही रेंज में दिख रही है, ऊपर में लगभग 1800 और नीचे में लगभग यहाँ पे 1400 के आसपास। तो देखो इसी रेंज में काफ़ी तक 1 साल तक कंसोलिडेट करने के बाद देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और वो ब्रेकआउट देखने को मिला लगभग यहाँ पे अक्टूबर 2021 के आसपास में। ठीक है, ये वीकली की बेस में बात कर रहा हूँ। वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद स्टॉक यहाँ पे हाई बनाया 2135 रुपये का।
अगर ये आप डेली चार्ट पे देखो ना तो बिकॉज इसमें बहुत ही जल्द तेजी आई थी, बहुत लोग इसके स्टॉक लेने को तब बहुत सारे स्टॉक लोगों ने इस स्टॉक को लिया भी था। मतलब बहुत सारे लोग तो अलग लेवल पे भागे थे, भाई स्टॉक अब अलग लेवल पे जाने वाला है। अब देखो यहाँ से स्टॉक जब भागना स्टार्ट हुई ना लगभग 6 अक्टूबर को, स्टॉक 1767 के भाव पे था। वहाँ पे देखो स्टॉक उतने कुछ दिनों में ही लगभग यहाँ से लेके ये हाई बनाता है लगभग 22% तक का। मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसको 1800 और 1900 के लेवल पे भी इसको बाई किया होगा। अगर आप उनमें से हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो। और देखो बहुत जन ऐसे भी होंगे जो इसने इसको एकदम हाई पे लिया होगा, जहाँ पे इसका लेवल है लगभग 2135 का, तो 2100 के आसपास ही बहुत सारे लोगों ने इसको लिया होगा। बिकॉज रिटेलर क्या है ना, अपन लोग ना इसको ना जब ये स्टॉक कोई सी स्टॉक अगर भाग रहा होता है ना तब वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, ना कि जब एक सही लेवल हो तब वहाँ पे पोजीशन बनाने की सोचते हैं। अब देखो स्टॉक इतना भागा था, मैं आपको एक बार इसका लाइन चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि देखो ये क्लोजिंग बेसिस पे है। देखो स्टॉक यहाँ पे ना ऑलरेडी एक मोमेंटम दे रहे थे, कोई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया विद द वेरी गुड वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए दिखा था। अभी जो दिख रहा है चार्ट पे, ठीक है, अब देखो चार्ट पे क्या देखा, रिजल्ट भले ही यहाँ पे खराब आई है, तो रिजल्ट खराब आने के बावजूद स्टॉक में 1 महीने पहले यहाँ पे तेजी देखने को मिली। हालांकि ये तब देखने को मिलता है जब रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं, बट यहाँ पे हमें खराब रिजल्ट आते हुए दिखे। अभी देखो इसका जो यहाँ सपोर्ट ये लेते हुए दिख सकता है लगभग यहाँ पे 1750 या फिर 1700 के लेवल जो है उसको यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। बट देखो इसकी गिरावट के पीछे ना बस ये एक रीज़न है कि ब्रेकआउट रिट्रेस हुआ है। इसके पीछे एक और रीज़न है जो मैं एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले न्यूज़ आती है कि राकेश झुंझुनवाला, जिनका एक मेजोरिटी स्टेक था एमसीएक्स में, उन्होंने ऑफलोड कर दिया है मेजोरिटी स्टेक इन द एमसीएक्स। जी हाँ, उन्होंने अपने सारे के सारे शेयर, ऑलमोस्ट सारे शेयर एमसीएक्स में बेच दिए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लीडिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, देखो ये मार्केट के बहुत ही बड़े प्लेयर है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको डेफिनेटली पता भी होगा यार, अगर आप एक्टिव हो मार्केट में, तो हैज़ सोल्ड हिज इंटायर 4.9% स्टेक इन द मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में। मतलब एक साथ में 4.9% का स्टेक बेचना, मतलब ये तो चौंकाने वाली बात है। बिकॉज ये जो इन्वेस्टर है इतनी जल्दी अपने माल नहीं बेचते और ये एक बार में यहाँ पे सारे के सारे शेयर बेच दिए थे। और देखो ये इन्होंने बेचा कब, वो मैं बताता हूँ। इन्होंने बेचा होगा लगभग ऑलमोस्ट इस लेवल पे जब स्टॉक यहाँ पे 1600-1500 के आसपास होगा। बिकॉज ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ बाद में इन्होंने बेचा पहले होगा, और उनके बेचने के बाद ही स्टॉक वहाँ से लगभग 20-30% भाग चुका है। तो सोचो यार, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता कि स्टॉक कितना भागने वाला, तो आप सोचते हो कि किसी और को पता होगा कि स्टॉक कितना भागने वाला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट भगवान है, वो कब भागने वाला है, कितना भागने वाला है, वो किसी को नहीं पता, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। अब देखो यहाँ पे और भी लिखा हो कि द स्टेक सेल वाज डन क्लोज्ड आफ्टर झुंझुनवाला क्लोज एमिड अमित गोयनका रिजाइनेशन फ्रॉम द एमसीएक्स बोर्ड। देखो यहाँ पे लिखा हो कि जिनकी अमित गोयनका जो है इनका बोर्ड में थे, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया और उसके पहले इन्होंने स्टेक यहाँ पे बेच दिया है। मतलब यार इंसाइडर की बात करें ना करें, इन लोगों को पहले से ही बात पता होती है। यहाँ तो लिखा है कि समटाइम बिटवीन जून एंड द अगस्त दिस टू ऑफ द झुंझुनवाला ट्रस्ट अमित गोयनका एंड द मधु जयकुमार वेर अपॉइंटेड ऑन द एमसीएक्स बोर्ड इन 2015 शॉर्टली आफ्टर द एस इन्वेस्टर पिक्ड अप द मेजॉरिटी स्टेक इन द एक्सचेंज। और यहाँ पे देखो उन्होंने क्विट कर दिया 2020 में। देखो यहाँ पे झुंझुनवाला लिखा, झुंझुनवाला हेल्ड 25 लाख शेयर ऑफ द एमसीएक्स एज ऑफ द क्वार्टरली एंडेड जून 2021 द बीएसई फाइलिंग ऑफ द एमसीएक्स सो बट हिज नेम डज नॉट फिगर अमंग द टॉप पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ द एमसीएक्स। यानी कि इनकी जो भी होल्डिंग है वो 1% से कम हो चुकी है। होल्डिंग रख रहे वो उन्हीं को पता होगा, बट अगर 1% से ज़्यादा की होल्डिंग होती है तो हमें शो होती है, और अगर 1% से कम की होल्डिंग होती है तो हमें वो शो नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे और भी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एवरी कंपनी हैज़ अ मेक टू। अच्छा, यहाँ पे वही लिखा हो जो मैंने अभी आपको बात किया। झुंझुनवाला ऑफलोड अ लार्ज चंक ऑफ हिज होल्डिंग इन द ओपन मार्केट इन द प्राइस रेंज ऑफ 1480 to 1846। यानी देखो ये जो तेज़ी आई थी ना, ये तेज़ी वहाँ पे किसी को लेने की नहीं, इनकी निकलने की तेज़ी यहाँ पे लाई गई थी। आर्टिफिशियली हो या कुछ भी हो, यहाँ पे मुझे वही देखने को मिल रहा है। द वाज द हाई एंड द लो प्राइस ऑफ द एमसीएक्स शेयर्स बिटवीन जुलाई एंड द सेप्टेम्बर। एमसीएक्स शेयर प्राइस क्लोज एट द 2067 ऑन द बीएसई ऑन द फ्राइडे में सब लिखा हुआ है। बाकी देखो ये मैं कह रहा हूँ कि जो देखो जो तेज़ी आपको दिखी ना सडनली इसमें, वो दिखी इनकी निकलने की तेज़ी यहाँ पे हमें देखने को। और देखो कुछ दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे, आप नोटिस करो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेंज में एक से वॉल्यूम था, बट ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जुलाई 2021 के बाद देखो तो हमें वॉल्यूम की जो संख्या है वहाँ पे बढ़ते हुए दिखी है। तो क्या ये एक ट्रैप था रिटेलर्स की? क्या सोचते हो आप? अपना कमेंट डेफिनेटली अपने कमेंट में शेयर करो, ठीक है।
ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें टेक्निकली क्या बात कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसका लाइन चार्ट, ताकि हमें क्लोजिंग विधि से पता चले। अभी देखो अभी जिस स्टॉक जिस लेवल पे है ना, वो एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। देखो 1750 का लेवल दिख रहा है, बट अगर मैं कहूँ तो 1700 का जो लेवल है वो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने को मिलता है। ऐसे हम अगर टेक्निकली बात करें तो एक रेंज में स्टॉक था यहाँ पे, दारवैक्स बॉक्स भी बोल सकते हो आप, एक रेंज में था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक रीटेस्ट करने की सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। बट देखो मैं आपको एज ऑफ नाउ कोई फ्रेश पोजीशन की राय नहीं दूंगा, पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक बार मूविंग एवरेज भी देख लेता हूँ। मूविंग एवरेज में एक बार ला के देख, तो देखो यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है ऑलमोस्ट 20 दिन 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग 1630 यहाँ पे देखो 1630 5 के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो मैं कहूँगा कि यार आपकी ऑलरेडी अगर पोजीशन बनी हुई है तो आप चाहो तो 1600 के स्टॉप लो के साथ इसे आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज चांसेस अगर गिरते हैं तो देखो वो क्या होता है। हालांकि एज अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो यार। अगर स्टॉक आपको यहाँ पे 1700 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, एक बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखती है, तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद आप वहाँ पर एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1650 या फिर 1600 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। बट देखो यार कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है 9695 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो है प्रॉपर्टी की होल्डिंग दिख नहीं रही है, बिकॉज यहाँ पे एफआईज 32.49% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड 24.85% होल्ड करते हैं। देखो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 3.83% की स्टेक बढ़ाई है और एफआईज ने 2.78% की स्टेक घटाई है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ है नहीं और एनआई यहाँ पे 22.10% की होल्डिंग करते हैं और डीआईज के पास 20.37% की होल्डिंग है। तो मेजोरिटी शोल्डर यहाँ पे एफआईज के पास में है, गिरवी है कोई विशेष में है नहीं, और म्यूचुअल फंड के 30 स्कीम के पास 24.85% का स्टेक है और 128 एफआईज के पास 32.49% का स्टेक है। हाईएस्ट शेयर की बात करें तो अपना कोटक बैंक के पास है, कोटक महिंद्रा बैंक के पास 15% का, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 15.89% की होल्डिंग है। तो देखो ओवरऑल शेयरिंग बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड यहाँ पे एफआईएस तो नहीं, म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफी इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। प्लस टेक्निकली ब्लू तो देखो न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, और टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद एक रिटेल की सिचुएशन दिख रही है, तो उस अकॉर्डिंग इसको आपको प्ले करना है कि नहीं करना वो आपका डिसीजन रहेगा, बिकॉज पैसा जो है वो भी आपका ही है। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो मैं फॉलो कर सकते हो। रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए मैं शेयर करता हूँ पर्सनली। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।